जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और दोस्तों यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। आप मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिकी कोर्स लॉन्च किया गया है। विस्तृत अध्ययन जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव क्लासेस सारी चीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है, तो जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों आज हम डाउट से जो क्लियर की क्लास लेकर आते हैं, इसी प्रकार से आज हमारी ये 6वीं क्लास है। इसको हम देखते हैं। आपसे पूछा जाता है ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों ये डाउट्स नंबर 1, यहां पर आपकी दो चीजें मिलती हैं, एक तो कल्लोल कवि और दूसरा कौशल लाभ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाता है तो एक ही आता है, या तो कौशल लाभ विकल्प में देगा या कल्लोल कवि देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले जो मूल रचना थी ढोला मारूरा दोहा वो कल्लोल कवि की थी, लेकिन दोस्तों बाद में कौशल लाभ ने इसमें और भी दोस्तों छंद जोड़े, है ना, कुछ पद और जोड़ दिए इस ढोला मारूरा दोहा में, तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौशल लाभ को माना जाने लगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन को उत्तर कैसे लगाना? विकल्प अनुसार, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि भी सही है और कौशल लाभ भी सही है। विकल्प अनुसार अपन को उत्तर कल्लोल कवि और कौशल लाभ लगाना, दोनों एक साथ विकल्प में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहां पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों कंफ्यूजन यहां से होता है भयंकर, है ना। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा कलम का जादूगर तो आपको याद रख लेना राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे याद कर लेना, बोले वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, तो कलम का जादूगर अगर आए तो राम वृक्ष बेनीपुरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कलम का जादूगर तो राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही तो लगाना प्रेमचंद, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है, और दोस्तों शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, और बिंब का जादूगर कहा जाता है केदारनाथ सिंह को। तो डाउट्स क्लियर, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। ये जीवनी अलग है दोस्तों, एक कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी किसने? अमृत राय ने। कलम का मजदूर जीवनी लिखी थी किसने? मदन गोपाल ने। लेकिन अगर कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो आप बताओगे प्रेमचंद को। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद को। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता तो शिव पूजन सहाय, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता तो कमलेश्वर, बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो इनको दोस्तों अपन को पढ़ना है, इनको याद करना है। ठीक है, और कलम का जादूगर पूछा गया था तो उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अगला डाउट्स दोस्तों अपना है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कौन कौन से? एक तो आपसे पूछा जाता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोनों में डाउट्स होता है कभी कभी। तो उपन्यास सम्राट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है प्रेमचंद, और अगर कवि सम्राट आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना हरिऔध। हरिऔध ने दोस्तों नागरिक प्रचारिणी सभा में निःशुल्क सेवाएं दी थी, इसलिए
वहां से इनको कवि सम्राट की उपाधि मिली थी। तो कवि सम्राट हरिऔध और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। बोले हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, तो हरि से हरिऔध और कवि सम्राट हरिऔध, है ना, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। डाउट्स क्लियर? अगला देखो, यहां पर आते छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। कैसे? सबसे पहले तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। कुछ लोगों की मन में धारणा है उत्तर मुकुटधर पांडे, यहां पर मुकुटधर पांडे नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा पंत को। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता, तब आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर भी होगा क्या? जयशंकर प्रसाद। तो यहां पर 4 विकल्प, 4 प्रश्न आपके बन जाते। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? मुकुटधर पांडे। नंद दुलारी वाजपेयी ने किसे माना? पंत को। ईलाचंद जोशी ने किसे माना? जयशंकर प्रसाद को। और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद। डाउट्स क्लियर? बहुत बढ़िया, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यहां पर देखो, राग गोविंद किसकी रचना है, या राग गोविंद की रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। तो आप दोस्तों कंफ्यूज होते किसमें? एक रचना है गीत गोविंद, और एक रचना है राग गोविंद, और एक रचना है गीत गोविंद की टीका, है ना। तो इसको आप देखो, समझो। राग गोविंद, बोले राग किया गोविंद से किसने? राग किया गोविंद से किसने? मीराबाई ने। तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई होंगे कि जयदेव? बोले सर नहीं, राग तो मीराबाई ने किया गोविंद से, इसलिए राग गोविंद मीराबाई, है ना। बोले गीत गोविंद के गाए किसने? जयदेव ने, है ना। गीत गोविंद के गाए जयदेव ने, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, तो गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? तो ये गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई, गीत गोविंद जयदेव, और राग किया गोविंद से मीराबाई ने, तो मीराबाई। क्लियर डाउट्स? लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अब दोस्तों यहां क्या डाउट्स होता है वो देखो। सबसे पहले तो यहां एक तो होता है संस्थापक और संपादक। संपादक में, इस संस्थापक और संपादक में डाउट्स होता आपके अंदर कि आपने पढ़ा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक आपने अधिकांश महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, लेकिन आज ये डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या? चिंतामणि घोष। संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो चिंतामणि घोष। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ये प्रथम संपादक थे। क्या थे? संपादक। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, अगर ये ऑप्शन में आपके नहीं आ रहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका दिया है, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाओगे। ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, तो कब बने? 1903 में ये बने थे, है ना। प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष। एक और क्वेश्चन, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहले दोस्तों एक काशी से प्रकाशित हुई थी। याद रखना, आपके ऑप्शन में प्रयाग आएगा, है ना, लेकिन ये सबसे पहले काशी में और फिर उसके बाद प्रयाग से। ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर, है ना। अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। डाउट्स नंबर 2, यहां पर कैसे? एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दोनों में डाउट्स, छई रोमांस और प्रेम और रोमांस,
ठीक है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों कि प्रेम और रोमांस, प्रेम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रेम किया जाता है, अंचल में, है ना। और छई रोमांस का कवि कौन है, तो छई रोमांस का कवि कौन है, बच्चन। बोले बच्चन क्या करते हैं, बच्चन से बच्चे, बच्चे क्या करते, बोले छई रोमांस करते, छई रोमांस कौन करते, बच्चन। तो बच्चन से छई रोमांस के कवि कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है। और प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को, है ना। इन्हें प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, याद रख लेना। डाउट्स नंबर 2 आपके यहां पर क्लियर हो जाता है ना। प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल और छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ओके, लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक ये सीरीज को जरूर दोस्तों शेयर करें। डाउट्स वाली सीरीज, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बताइए। 4 विकल्प हैं, अगर आपसे उत्तर बन रहा है तो आपको जरूर बताना है। यहां से 2 क्वेश्चन आते दोस्तों, एक तो आता है एडिशन, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, और एक आता है हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको कैसे याद रखना, हिंदी का स्टील, बोले सर हम स्टील के क्या लगवाएंगे, बाल लगवाएंगे, अपने जो बाल होते ना बाल स्टील के लगवाएंगे, काय के, स्टील के। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि हिंदी के स्टील किसे कहा जाता, तो स्टील से आपको याद आ जाएगा कि हम स्टील के बाल लगवाएंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। हिंदी का माउंटेन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है। अब फिर आएगा आपका हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो एडिशन कहा जाता है किसे, प्रताप नारायण मिश्र को। यहां पर आया सन, और सन का बोले सर बहुत प्रताप होता है, एक सन माने सूर्य, एक सन माने पुत्र, दोनों ही का प्रताप होता है, सूर्य का भी होता है और पुत्र का भी बहुत प्रताप होता है ना। तो एडिशन किसे कहा जाता, प्रताप नारायण मिश्र को, और स्टील किसे कहा जाता, बालकृष्ण भट्ट को। भूलना नहीं है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भारतेंदु प्रगेंदु, भारतेंदु प्रगेंदु किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके लिए। अब यहां पर डाउट्स कैसा बनता है, यहां पर दोस्तों भारतेंदु आ जाता है, भारतेंदु, तो लोग क्या लगा देते हैं, भारतेंदु लगा देते हैं, आओ देखा ना ताओ, और लगा दिया भारतेंदु, नहीं लगाना। भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर को, है ना। ये डाउट्स आपको दूर करना है। भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है किसे, नाथूराम शर्मा शंकर को। ये कुछ लोग लगा देते हैं भारतेंदु, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब आपने पढ़ दिया तो लगाना नहीं है। भारतेंदु प्रगेंदु की जो उपाधि है वो नाथूराम शर्मा शंकर की है ना। अगला डाउट्स देख लेते हैं। अगला डाउट है दोस्तों 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है, 20वीं सदी का बाणभट्ट। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी से बनेगा। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है, तो आपको पता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नॉर्मल क्वेश्चन रखा गया आपके लिए, ठीक है। तो 20वीं सदी का बाणभट्ट आपसे पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने ये 3 बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे। कबीर नामक दोस्तों इन्होंने ग्रंथ भी लिखा, एक रचना की इन्होंने कबीर नामक, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है और इसी प्रकार से बने रहना डाउट्स वाली क्लास में। तो श्रृंगार काल किसने कहा, अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों, कंफ्यूज होते लोग कि श्रृंगार काल मिश्र बंधु ने कहा या दोस्तों विश्वनाथ ने कहा, है ना, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, ये विश्वनाथ, ठीक है। तो आपका यहां पर दोस्तों याद रख लेना है कि रीति काल को जो श्रृंगार काल कहा वो किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने। यानी कि ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, विश्व के लोग करते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद क्या बोलेंगे, रीति काल को श्रृंगार काल कहेंगे, है ना। फिर आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो यहां पर डाउट्स आपका रहता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, और दोस्तों श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने, ठीक है। तो डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि आपको पता है रीति काल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, चिंतामणि को। श्याम सुंदर दास ने किसे माना, केशव दास को। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना, केशव दास को, है ना। और कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो कौन होंगे, कृपाराम, ठीक है। तो आपसे देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा रीति काल का प्रवर्तक
किसे माना जाता, तो आपको उत्तर लगा देना केशवदास। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर नगिन ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, उत्तर लगा देना केशवदास। फिर आपसे पूछा जाएगा श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, तो उत्तर लगा देना केशवदास। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, चिंतामणि। आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, चिंतामणि सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तों, कृपाराम। कृपाराम। ठीक है, तो यहां पर आपके 3-4 प्रश्न रहते हैं जिसमें आप हमेशा दोस्तों क्या कंफ्यूज होते रहते हैं। क्लियर डाउट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम जो बड़ा महाकाव्य है वो बड़ा महाकाव्य दोस्तों पद्मावत। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, उत्तर होता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत, है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। तो यहां से याद रख लेना दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य पद्मावत, रचनाकार जायसी, है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, रचनाकार हरिऔध, हरिऔध। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाती है, क्लियर। ये डाउट्स वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनित्य किसकी रचना है, अनित्य रचना बताना है दोस्तों। तो यहां पर आपको बताना है कि अनित्य के रचनाकार कौन है। तो यहां पर दो लोगों की रचना है दोस्तों अनित्य, है ना। तो एक तो बदी उज्जमा की और एक मृदुला गर्ग की। तो यहां पर आपको याद रख लेना कि जो बदी उज्जमा है इनकी अनित्य क्या है, कहानी। इनकी अनित्य क्या है, कहानी। जबकि मृदुला गर्ग का ये क्या है, उपन्यास है। तो अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि अनित्य किसकी रचना है, तो दो में से आपको कोई एक विकल्प मिलेगा। आपसे पूछा जाए अनित्य कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बदी उज्जमा। अनित्य अनित्य उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। बदी उज्जमा की अनित्य कहानी है, मृदुला गर्ग की अनित्य ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पीली आंधी उपन्यास किसका है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है पीली आंधी उपन्यास, तो मैंने कई बार आपको बताया, बोले सर जब सरसों फूलता है खेतों में, खेतन में जब सरसों फूलता है तो ऐसा लगता है मानो पीली आंधी आ गई हो। कहां पे, खेतन में। खेतन में तो खेतान, पीली आंधी कहां आती, बोले सर खेतन में। तो पीली आंधी उपन्यास किसका होगा, खेतन का, प्रभा खेतान का। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, काली आंधी। काली आंधी ये किसका उपन्यास है, तो काली आंधी कमलेश्वर। का से काली और का से कमलेश्वर। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। पीली आंधी और काली आंधी, पीली आंधी कहां आएगी, खेतन में तो खेतान, और काली आंधी का से काली आंधी, का से कमलेश्वर। ठीक है, तो काली आंधी उपन्यास किसका है, कमलेश्वर को। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों आपके डाउट्स वाले प्रश्न। ऐसे अनेकों वीडियो आएंगे। इसकी रचना है, 4 विकल्प है, महादेवी वर्मा की, दिनकर, प्रतिभा अग्रवाल या फिर अलका सरावगी। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कई लोग कंफ्यूज होते। कैसे कंफ्यूज होते, डाउट्स नंबर 1, रश्मि और रश्मि रथी, है ना। तो रश्मि तो यहां पूछा गया, तो यहां तो उत्तर आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। लेकिन यहां पर रश्मि रथी पूछा जाता तो उत्तर दिनकर होता। याद रख लेना, कई लोग कंफ्यूज होते रश्मि और रश्मि रथी में। तो रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये महादेवी वर्मा जी की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित है, तो ये रश्मि रचना है महादेवी जी की। ठीक है, बाकी रश्मि रथी किसकी रचना है, दिनकर की। डाउट्स नंबर 1 क्लियर है ना। अब बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर 2 की, पिता कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों ये 3 लेखकों के द्वारा एक कहानी लिखी गई, जिनमें देखें अपन ज्ञान रंजन की भी पिता कहानी है, महीप सिंह की भी पिता कहानी है, और धीरेन्द्र अस्थाना की भी दोस्तों पिता कहानी है। तो आपको याद रख लेना, बोले पिता ज्ञान देते हैं तो ज्ञान रंजन, है ना। महीप रहते हैं या समीप रहते हैं, ऐसे कर लेना, महीप या समीप रहते हैं पिता, तो महीप सिंह की भी दोस्तों क्या है ना,
ये पिता कहानी है। धीरेन्द्र अस्थाना, और दोस्तों धीरे धीरे पिता हमारा क्या करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना, हमारा पालन पोषण करते हैं। तो धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी है। तीनों की है, कंफ्यूज नहीं होना कभी, कहानी है और है ना। ज्ञान रंजन जी की पिता कहानी, महीप सिंह की पिता कहानी है, और धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा पिता कहानी के लेखक कौन है, तो इन तीन में से एक विकल्प आपके सामने आएगा, उसमें उत्तर आपको टिक करना होगा। ठीक है, डाउट्स नंबर 2 आपका क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वसीयत नाटक के लेखक कौन है? वसीयत नाटक। अब यहां भी दोस्तों डाउट्स आपके लिए होता है, क्योंकि ये जो वसीयत नाटक है, ये वसीयत नाटक दो लेखकों का है, एक तो भगवती चरण वर्मा और दूसरे नाग बोडस। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है, तो ये या तो भगवती चरण वर्मा आपके ऑप्शन में होगा या फिर नाग बोडस आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। आपको याद रख लेना कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा और नाग बोडस। बोले नाग की वसीयत भगवती को सौंप दी। नाग की वसीयत किसको सौंप दी? भगवती को। तो नाग बोडस और भगवती चरण वर्मा दोनों का नाटक है वसीयत। ठीक है, तो डाउट्स नंबर 3 क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो अपना डाउट्स है, तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंधों का हाथी और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा हाथी। दोनों में कंफ्यूजन होता है, तीसरा हाथी और अंधों का हाथी। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना तीसरा हाथी ये दोस्तों किसका है? रमेश बख्शी का। ये रमेश बख्शी का नाटक है, जबकि अंधों का हाथी जो नाटक है वो शरद जोशी का है। अब याद रख लेना, बोले अंधों का हाथी जोश में आ गया, अंधों का हाथी काय में आ गया? जोश में आ गया, है ना। और तीसरा हाथी है, बोले रमेश बख्शी का ये तीसरा हाथी है ना। एक हाथी, दो हाथी, तीसरा हाथी, तो रमेश बख्शी का तीसरा हाथी है। ठीक है, शरद जोशी अंधों का हाथी। ठीक है, तो क्लियर। डाउट्स नंबर आपसे पूछा जाएगा तीसरा हाथी के रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगा देना रमेश बख्शी। आपसे पूछा जाएगा अंधों का हाथी की रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगाना शरद जोशी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, और एक और है दोस्तों पागल हाथी। पागल हाथी एक लघु कथा है प्रेमचंद जी की, पागल हाथी। ठीक है, तो पागल हाथी को भी आपको याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, डाउट्स नंबर 5, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया। अब दोस्तों यहां पर एक तो मेरु आ गया, मेरु, तो बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं? मेरु तुंग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अभिमान मेरु, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था, है ना। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था। तो अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को, है ना। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, याद रख लेना। इनकी एक रचना आपने पढ़ी होगी दोस्तों, महापुराण दोस्तों, जिसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है, ना कि मेरु तुंग को। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मेरु आया तो बहुत सारे, लगभग मान के चलो कि 50% लोग तो मेरु तुंग लगा कर आते, जिनको नहीं पता होता। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों यहां पर देखो कितने डाउट्स होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार कौन है, फिर पूछा जाता है नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है। चारों रचनाओं में आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन याद रख लेना ये उत्तरार्ध भक्तमाल की जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हैं, है ना। याद रख लेना, बोले भारत में भक्तों के उत्तर देते हैं भगवान, भक्तों के उत्तर, है ना, तो भारतेंदु हो जाएगा। अगर भक्तमाल अकेला आपसे पूछा जाए तो नाभादास सही हो जाएगा। ठीक है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? प्रियादास। और आपसे पूछा जाए कि नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नव भक्तमाल के, तो आप राधा चरण गोस्वामी लगा देना। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी। तो आपके 4 प्रश्न यहां से बनते हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार भारतेंदु, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 क्लियर। दूसरी बात करते महापात्र किसे कहा जाता है, तो महापात्र आपको बताना है दोस्तों निराला, नरहरि बंदीजन, रहीम या फिर विद्यापति में से। तो यहां पर जो डाउट्स नंबर आपका 2 है, क्या डाउट्स होता है, जिनने नहीं पढ़ा वो महापात्र को सीधे सीधे लगा के आते हैं क्या? निराला। लेकिन आपको पता है
कि निराला को महापात्र नहीं महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण निराला को, जबकि महापात्र कहा जाता है नर हरि बंदीजन। बोले हम हरि के, नर जो हैं वो हरि के महापात्र हैं, याद रख लेना। नर हरि बंदीजन इन्हें महापात्र कहा जाता है और निराला को कहा जाता है महाप्राण। बोले हमारा महाप्राण निराला है, हमारा महाप्राण निराला है। इस प्रकार से तो डाउट्स नंबर 2 क्लियर। बात करें 3 की, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो ये तो सबको पता है कि सर ये जो कहानी है ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियां मानी जाती हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जबकि दोस्तों उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, शैलेश मटियानी। कभी कभी आपसे पूछा जाए उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे यार कि ये वो ही पूछा होगा, उसने कहा था, लेकिन ये गड़बड़ हो गया होगा, परीक्षक ने, प्रिंट करने वाले ने नहीं लिख दिया, अपन तो उत्तर सही लगाएं, है ना। तो ये उसने नहीं कहा था, ये दोस्तों रचना शैलेश मटियानी की, और तुमने कहा था एक रचना नागार्जुन की। तो 3 डाउट्स वाले क्वेश्चन, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन। ठीक है, क्लियर। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डाउट्स में बहुत सारे लोग दोस्तों क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आदिकाल को चारण काल दोस्तों 2 विद्वानों ने कहा है, एक तो रामकुमार वर्मा ने और दूसरा गिरियर्सन ने। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना, विकल्प में एक ही आएगा, या तो रामकुमार वर्मा आपसे दिया जाएगा या फिर गिरियर्सन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा है और गिरियर्सन ने भी कहा है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, चरणों में गिरे, बोले राम के चरणों में गिरे, तो राम से रामकुमार वर्मा और गिरे से गिरियर्सन, दोनों ने कहा है चारण काल, आदिकाल को। ठीक है, डाउट्स नंबर 5, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। स्वर्ण युग और स्वर्ण काल, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल किसने कहा, तो यहां याद रख लेना दोस्तों, ये मैंने आपको सुधार के दिया है कि स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण काल जो कहा है वो स्वर्ण काल कहा है किसने, गिरियर्सन ने। इसको आपको याद रख लेना है। बोले स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे, ऐसे याद रख लेना आपको। स्वर्ण के काल में गिरे, तो गिरे से बनेगा गिरियर्सन स्वर्ण काल, और श्याम सुंदर स्वर्ण युग, है ना। बोले श्याम सुंदर का जो युग था वो श्याम सुंदर युग था, स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर का युग कैसा था, सुंदर युग था। ठीक है, तो स्वर्ण युग कौन कहेगा, श्याम सुंदर दास। और क्या, स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे तो गिरियर्सन। ये डाउट्स वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने ये सुधार के आपको दिया है, ये वीडियो इसको देख लेना और सुधार लेना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण काल किसने कहा, गिरियर्सन ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो भी डाउट्स लगे आप जरूर बताइएगा, उन डाउट्स को भी हम दोस्तों वीडियो में लेकर के आएंगे। जिनको भी डाउट्स जिस क्वेश्चन में लगता है जो आपको याद नहीं हो पाते हैं, या डाउट्स वाले कोई क्वेश्चन आपके हों, वो कमेंट में आप लिखिए, वीडियो में हम लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है दोस्तों, और इसी प्रकार से बने रहें, लाइक शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस के दोस्तों कोचिंग ऐप सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइए, उसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।